वन इस वीडियो में हम पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन, न्यूक्लियर एंड थर्मल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके थ्रू पोल्यूशन होता है, जिनके थ्रू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम रेडिएशंस के बारे में जानेंगे। रेडिएशन या रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स के रूप में उत्सर्जित होते हैं या एक्सक्रीट होते हैं। और ये रेडिएशन इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एमिटेड एज पार्टिकल्स और वेव्स। ये है वो कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और इन सब का इफेक्ट हमारी जैविक या बायोटिक या एबायोटिक सब्सटेंस पर होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। किसी भी वस्तु को आसानी से ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिके कर सकते हैं उनका, तथा इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों पर ही होता है, और ये बहुत डेंजरस वेव्स के रूप में होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिनसे डेंजरस रेज निकलती हैं। एक्स रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, सनलाइट रेज। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस जैसे पोटेशियम 14, रेवेडियम 87, रेडॉन 222, थोरियम 230, रेडियम 236, लेड 210, रेडियम 228, थोरियम 228, यूरेनियम 238, थोरियम 238, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एटसेट्रा। ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी में मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर रेडिएशंस होता है, और इनमें न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूड होती है। ये सभी रेडिएशंस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलाते हैं, तथा इनका जो मुख्य सोर्स होता है वो इनका जो मुख्य काम होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। इसके बाद हम मेन सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रेडियोधर्मिता तथा आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले मुख्य स्रोत। न्यूक्लियर एनर्जी दो चीज़ों से प्राप्त होती है, एक होता है फ्यूज़न तथा दूसरा होता है फिशन। फ्यूज़न में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जिसे हम फ्यूज़न या संलयन हिंदी में कहते हैं, तथा जो विखंडन होता है या फिशन होता है उसमें किसी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। इन दोनों प्रोसीजर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक मॉलिक्यूल यूरेनियम से लगभग 3 मिलियन मैट्रिक टन कोयले से उत्पन्न होने वाली एनर्जी प्राप्त हो सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में यह शक्तिशाली बहुत ज़्यादा अमाउंट है, जिसने भी वर्तमान समय में परंपरागत और गैर परंपरागत साधन जो आज उपयोग में आ रहे हैं उनको समाप्त होने की सीमा बहुत करीब है। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी से वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूज़न द्वारा इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि अब हमें ये डर खत्म हो गया है कि हमें एनर्जी की प्रॉब्लम होगी आगे चल के। इसके बाद हम न्यूक्लियर फ्यूज़न या संलयन की बात करें तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या हमें अपने अर्थ को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए केवल सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। सूर्य में क्या होता है, फ्यूज़न एक्टिविटी होती है सूर्य के प्रकाश से, जिसमें जब हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ऐसा माना जाता है जब हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल आपस में मिलकर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेजते हैं तो ऊर्जा वहाँ की यथासंभव कार्य संपादित कर देती है। यानी कि जितने भी काम सूर्य द्वारा हो रहे हैं, सूर्य की सनलाइट द्वारा हो रहे हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस से हो जाते हैं। इसके अलावा बिजली उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टेम्परेचर में
हवाओं को मूवमेंट देने में, फसलों का उत्पादन करने में, क्रॉप प्रोड्यूसिंग, तथा एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तथा वेजिटेशन तथा अन्य सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, वर्षा चक्र भी बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रोसीजर होती है। इसके बाद फिशन के बारे में देख लेते हैं, विखंडन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिशन में क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम 235 का यूज़ होता है। जब यूरेनियम 234 का एक कोई पार्ट या कुछ छोटा पार्टिकल एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। यह एनर्जी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स या वेव्स के रूप में काम करने लगती है, जिसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो यह बहुत बड़ी क्रांति की तरह है तथा हमारे धनराशि या पैसों की बचत भी इससे होती है, समय भी कम लगता है। और कोयला, पेट्रोल, डीजल तथा वन क्षेत्र आदि सभी चीज़ें महफूज रहती हैं या सुरक्षित रहती हैं। तथा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तथा हमारा जो एग्रीकल्चर है, फिश प्रोडक्शन है आदि सभी एरियाज़ में मॉलिक्यूलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है या इससे ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट का निस्तारण कैसे करें और यह हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के मुख्य सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, रेडियोधर्मिता के मुख्य स्रोत। रेडिएशंस के जो मेन सोर्स होते हैं वो यूरेनियम 235, थोरियम 233 के बड़े बड़े भंडार हैं। पहले यूरेनियम 235 से ही जो वर्क था वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में रहा। इसके लिए न्यूट्रॉन ने फिशन क्रिया की और फिर यूरेनियम 235 और थोरियम 235 मिल गए और इन तत्वों से न्यूक्लियर एनर्जी निकलने लगी। न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया। इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट के फिशन से कई कार्य संपन्न हुए। इन चेन्स को यूरेनियम रेडियम सीरीज, थोरियम सीरीज, यूरेनियम एक्टिनियम सीरीज को प्रायोरिटी मिली। पोटेशियम 40, रुबिडियम 87 ने प्राइमरी सोर्स के रूप के साथ कार्य किया या उनके साथ काम किया। इसके बाद फिशन में या न्यूक्लियर फिशन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो यूज में लाए गए हैं, उनके बारे में हम इसमें देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग लिव्ड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो लंबे समय तक रहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रोंशियम 89, स्ट्रोंशियम 19, इसके बाद एट्रियम 91, जिकॉर्डियम 95, न्यूवियम 95, इसके अलावा रुथेनियम 103, रुथेनियम 106, सीजियम 137, सीरियम 144, सीरियम 144, प्रोमीथियम 147, सुमेरियम 151। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं द शॉर्ट लिव्ड फिशन प्रोडक्ट, यानी कि कम ड्यूरेबल थे या फिर कम समय के रहने वाले प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन थे? मोलिब्डेनम, जिसको हम एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलिब्डेनम 99 था इसमें। इसके अलावा आयोडीन 131, आयोडीन 132, इसके अलावा रोल्यूसियम 132, आयोडीन 133, आयोडीन 135, वेरियम 140 तथा नियोडाइमियम 147 आदि एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड थे। इसके अलावा इरेडिएशन से कुछ न्यूट्रॉन्स के साथ पर्यावरण में चले जाते हैं। कुछ इरेडिएशन से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो
न्यूट्रॉन्स के साथ एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तथा वहाँ पे जाके विस्फोट कर देते हैं और इन विस्फोट से जो अर्थ सरफेस होती है वहाँ पे रेडिएशंस हो जाता है, जिससे जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी डेंजर में पड़ जाती है। इसके बाद हम रेडियोधर्मी अपशिष्ट रेडियो एक्टिव वेस्टेज की बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्टेज जिसे हम मॉलिक्यूलर वेस्टेज या न्यूक्लियर वेस्टेज भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लियर एरिया में वैज्ञानिकों द्वारा साइंटिस्ट द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम किए गए रिसर्च का ही एक क्या है एक परिणाम है, जिसे वास्तव में अमेरिका ने 1934 यानी कि 1934 से अपने साइंटिस्ट के कार्यक्रम में जुड़ने की अनुमति दी थी। लेबोरेटरी में सफलता मिलने पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से अगस्त 1939 में इसे क्या किया एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। फलस्वरूप 2 दिसंबर 1942 को एक छोटे आकार के बॉम्ब के रूप में इनका टेस्ट किया गया, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के स्क्वैश कोर्ट में किया गया था, जो कि सफल रहा या सक्सेस रहा। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस सक्सेस पर विश्व में जहां अनेक प्रकार की टिप्पणियां हुई, वहीं अमेरिका ने उसी समय 3 बम्बों का निर्माण किया। यह है मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाए। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के अल्मोगोरोडो सैंड तथा जो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब था वो जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को तथा जो थर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब था वो जापान की नागासाकी पर 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1945 को डालकर अमेरिका ने न्यूक्लियर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली। अब इन न्यूक्लियर बॉम्ब ने जो विनाशकारी लीला दिखाई है उस पर विश्व भर की आलोचना के साथ साथ इसे स्वयं विवेक से बंद कर दिया गया है। मॉलिक्यूलर एनर्जी का उपयोग फिर मानव के लाभ के लिए भी किया जाने लगा है, जैसे पावर प्लांट्स, रिसर्च वर्क, फ्यूल के रूप में। समय के साथ साथ छोटे अनेक ऐसे देश हैं जो अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने लगे हैं तथा इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे हैं, उपयोग में लेने लगे हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, कनाडा, स्वीडन, बेल्जियम, कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना आदि। सभी कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान के नाम भी इस सूची में जुड़े हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने भी अब इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। 2 प्रकार के न्यूक्लियर वेस्टेज से पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और नेक्स्ट है दूसरा है न्यूक्लियर वेस्टेज। तो आज हमने इस वीडियो में न्यूक्लियर वेस्टेज तथा जो सोर्स है मेन सोर्स फॉर प्रोडक्शन रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी तथा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस टॉपिक में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।